हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को किरचॉफ के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न कराने जा रहा हूं। और आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में जरूर से आता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या अदर कोई स्टेट बोर्ड हो। हर एक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न किरचॉफ के नियम पर आधारित देखने को मिलता है हमें। तो बहुत ध्यानपूर्वक आज की इस वीडियो को देखेंगे और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि अगर आज की ये वीडियो आप देख लेते हो किरचॉफ के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न वाली, तो गारंटी है कि इस तरीके के प्रश्न अगर भविष्य में आपको मिलेंगे कहीं, तो आप बहुत ही आसानी से उसे हल कर सकोगे। तो आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो, एक परिपथ बना हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है। तो कुछ इसी प्रकार का परिपथ, इसी प्रकार का सर्किट बोर्ड की परीक्षा में भी प्रश्न पत्र में दिया होगा और उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहां पर अलग अलग शाखाएं हैं, एक शाखा AB आपको दिख रही है, एक शाखा AD दिख रही है, उसी तरीके से एक शाखा आपकी जो हो गई BC हो गया, CD हो गया और एक शाखा AC हो गई। तो प्रत्येक जितनी भी शाखाएं इस परिपथ में दिख रही हैं, हर एक शाखा में हमें धारा का मान ज्ञात करना है और धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग किरचॉफ का नियम इस परिपथ में लगाएंगे। तो इस प्रश्न को करने से पहले हमें किरचॉफ के दोनों नियम पता होने चाहिए। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराएं जाने वाली समस्त धाराओं के बराबर होती हैं। या फिर इसी को थोड़ा हम और सरल भाषा में कह लें तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये परिपथ है और इस परिपथ में संधि C की बात की जाए या संधि A की बात की जाए या संधि B की बात की जाए, तो ABC किसी भी संधि पर जितनी आने वाली धारा है वो क्या होगी, जाने वाली धारा के बराबर होगी। बस ऐसे समझा जा सकता है कि मोबाइल फोन में हम जितने का रिचार्ज कराएंगे उतने की ही बात हम कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग मोबाइल फोन में रिचार्ज करते हो तो जितने, अगर 1 महीने के लिए वैलिडिटी होती है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल के लिए, तो 1 महीने के लिए बात करते हो। उसी तरीके का यहां पर भी है कि जितनी धारा किसी संधि पर आएगी वो क्या होगी, उस संधि से उतनी धारा चली जाएगी। मतलब किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। ये जो है किताब की भाषा में हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम इस परिपथ में किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं और प्रथम नियम लगा करके प्रत्येक शाखा में कितनी धारा हो सकती है उसका हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला आप नियम याद करेंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूं इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक 10 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, यहां पर एक 5 वोल्ट का सेल यहां पर लगा हुआ है। तो 10 वोल्ट के सेल से हम शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि 10 वोल्ट के सेल से I1 धारा निकल रही है। कितनी धारा निकल रही है, I1। ठीक है, हमने मान लिया। मानने में क्या जाता है, तो चूंकि ये आप बड़ी लाइन जो देख रहे हो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है, तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से I1 धारा को निकाल दिया है। तो अब ये एक साधारण सी बात है कि किसी सेल से जितनी धारा निकलेगी उसमें उतनी प्रवेश भी करेगी। इस चीज को आप याद रखिए, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अगर सेल से I1 धारा निकल रही है तो सेल में I1 धारा प्रवेश भी करेगी। जितनी धारा उस सेल से निकलेगी उतनी ही धारा उस सेल में क्या होगी, प्रवेश भी करेगी। तो ये I1 धारा पहुंचेगी कहां पर, बिंदु A पर। तो बिंदु A से इसको जाने के लिए 2 रास्ते हैं, वो एक B की ओर चला जाए या तो D की ओर चला जाए। तो कितना जाता है, हम मान लेते हैं कि B की ओर चला जाता है, आपका I2 धारा चली जाती है। ठीक है, B की ओर कितनी धारा चली जाती है, I2 धारा चली जाती है। तो अब शेष बची हुई धारा कितनी होगी बताइए। टोटल आपका I1 था जिसमें से I2 उधर चला गया, तो जो शेष बची हुई धारा थी वो है I1 माइनस I2, जो कि बिंदु D की ओर चली जाएगी। ठीक है, अब किरचॉफ का प्रथम नियम जो कहता है कि किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो देखिए कौन कौन सी आने वाली धाराएं हैं,
केवल एक ही धारा है जो बिंदु ए पर आ रही है, बाकी दोनों धाराएं क्या हो रही हैं, बिंदु बी से जा रही हैं। तो आप देखो इन दोनों का योग इसके बराबर है कि नहीं। अगर आप I2 प्लस I1 माइनस I2 करोगे तो I2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या, I1, और जो कि I1 इस धारा के बराबर हो जाएगा। मतलब बिंदु ए पर जितनी भी धारा हैं उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है, शून्य है, या फिर कह लीजिए कि आने वाली समस्त धारा जाने वाली समस्त धाराओं के बराबर है। तो इस प्रकार से इधर आपका I1 माइनस I2 चला गया, इधर I2 चला गया। अब आगे बढ़ते हैं, बिंदु बी तक पहुंचते हैं। तो ये धारा इस प्रतिरोध से होती हुई कहां पहुंचेगी, बिंदु बी पर पहुंचेगी। यहां पर हम इसको I2 बना लेते हैं क्योंकि यही धारा यहां पहुंच रही है। ठीक है, अब ये क्या होगी, फिर से दो भागों में विभाजित होगी। तो पहले आप देखिए कि यहां पर एक दूसरा सेल है 5 वोल्ट का, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से भी तो धारा निकलेगी। तो मान लेते हैं कि यहां से I3 धारा निकल रही है, तो जितनी धारा निकलेगी उतनी ही प्रवेश करेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो ये I3 धारा यहां पर आ रही है, I2 भी यहां पर आ रही है, तो जाने वाली क्या होगी, जाने वाली इन दोनों के योग के बराबर होगी। ये दोनों धाराएं मिलकर के इस दिशा में जाएंगी, तो इस दिशा में जाएंगी तो कितना हो जाएगा ये धारा, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये धारा भी यहां पर आई, ये धारा भी यहां पर आई, तो दोनों आने वाली धाराएं जो होंगी जाने वाली धारा के बराबर होगी। तो इन दोनों को जोड़ करके मैंने क्या कर लिया, शाखा BC में दिखा दिया धारा। तो आप यहां पर देखिए जो लास्ट शाखा बची आपकी कि यहां पर कितनी धारा होगी इसमें, तो उसके लिए देखिए बिंदु C पर धारा आ रही है I2 प्लस I3 और बिंदु C से धारा जा रही है I1। तो मान लेते हैं कि इधर धारा जाने वाली कौन सी है, X है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो X प्लस I1 बराबर I2 प्लस I3। ठीक है, तो X बराबर क्या हो गया, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो जाने वाली जो धारा X हमने माना था उसके स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो इस प्रकार से यही धारा आपकी इस प्रतिरोध से होती हुई बिंदु D पर पहुंच जाएगी। तो अब आप देखना चाहते हो कि जो आपने ये धारा भिन्न भिन्न शाखाओं में बनाई है क्या वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए देखिए यहां से यहां पर बिंदु D पर कितनी धारा आ रही है, I1 प्लस I2, और कितनी आ रही है, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो ये दोनों आने वाली धाराएं हो गई, तो इन दोनों का योग इसके जाने वाले के बराबर होना चाहिए। तो जब इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, I2 I2 से कट जाएगा और I1 I1 से कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल I3। तो I3 इधर जानी चाहिए और I3 जा भी रही है। इसका मतलब हमने जो किरचॉफ का प्रथम नियम लगा करके प्रत्येक शाखा में धारा को बनाया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आप लोग इसमें कोई गलती करोगे तो कभी भी इस परिपथ को हल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस तरीके को एक बार आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें यह है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, पहले यह जान लें। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी भी बंद पास में या बंद लूप में उपस्थित प्रतिरोध और उनके संगत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। थोड़ा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये वाक्य जो है, लेकिन मैं इसको आपको अभी गणितीय रूप में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस चीज को हल करने के लिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के लिए कुछ नियम हमने बनाया है, उस नियम को आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आप क्या करते हो कि किसी प्रतिरोध को धारा की दिशा में क्रॉस करते हो, ठीक है, मतलब हम मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, हम A से B की ओर जा रहे हैं और धारा भी A से B की ओर जा रही है। तो नियम हमारा ये कहता है कि आप क्या करोगे, प्लस IR लोगे। क्या लोगे, प्लस IR। मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या लोगे, प्लस IR लोगे। और अगर यही ऐसा हो कि अगर आप प्रतिरोध को धारा की विपरीत दिशा में क्रॉस करते हो, मतलब B से A की ओर आते हो और धारा क्या जा रही है, A से B की ओर जा रही है, तो माइनस IR आप लीजिएगा।
ठीक है, ये मेरा नियम कहता है, हम जो नियम बता रहे हैं इस नियम को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और चूंकि वैसा ऐसा नहीं होता है, होता क्या है कि प्रतिरोध की दिशा में अगर हम धारा की दिशा में अगर हम प्रतिरोध को क्रॉस करते हैं, धारा की दिशा में हम अगर प्रतिरोध को क्रॉस करते हैं तो विभव पतन होता है, मतलब विभव घटता है। लेकिन मैं यहां पर आपको समझाने के लिए, प्रश्न को हल करने के लिए जो नियम बता रहा हूं उस नियम को आप फॉलो कीजिएगा। और अगर किसी सेल को आप पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ोगे, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तब आप लेंगे -E। और अगर आप निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तब क्या लेंगे, +E। तो इतने नियम को आप याद रखिएगा। क्या नियम था कि अगर हम प्रतिरोध को धारा की दिशा में क्रॉस करेंगे तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस में लेंगे यानी +IR, और अगर हम प्रतिरोध को धारा की विपरीत दिशा में क्रॉस करेंगे तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल माइनस में लेंगे यानी -IR। और अगर हम सेल को पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर चलेंगे तो -E लेंगे, और इसका उल्टा अगर माइनस से प्लस टर्मिनल की ओर चलेंगे तो +E लेंगे। इस नियम को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो पहला स्टेप ये है आपका जो द्वितीय नियम अप्लाई करने का, वो ये है कि सबसे पहले अपने मन से कोई एक बंद पास, कोई एक लूप आप क्या करेंगे, चूज करेंगे, चयन करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक लूप है ABCA, ये एक प्रकार का बंद लूप हो गया। तो यहां लिखते हैं माना बंद लूप या बंद पास ABCA में, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, ABCA में, ठीक है, ये एक लूप ले लिया। और इस लूप में आप चाहे तो क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं यहां पर क्या चल रहा हूं, क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलने के लिए हम कहां से चलना शुरू करेंगे, बिंदु A से चलना शुरू करते हैं। तो बिंदु A से जब आप चलते हो तो धारा भी बिंदु A से चल रही है, ठीक है। और हम रास्ते में कौन सा प्रतिरोध, 4 ओम का पड़ता है, ठीक है। तो मैंने भी बताया था कि अगर धारा की दिशा में आप प्रतिरोध को क्रॉस करते हो तो +IR लेते हो, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है। तो 4 ओम का प्रतिरोध है और धारा उसमें कितनी है, I2 धारा है, ठीक। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, बिंदु B पहुंचे, फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो दूसरा प्रतिरोध 2 ओम का पड़ता है, तो +2 I2 + I3 उसमें बहने वाली धारा। अब क्यों मैंने प्लस लिया यहां पे, बताया मैंने आपको, क्योंकि धारा की दिशा में ही हम प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं। अब बिंदु C पर पहुंचे, अब बिंदु C से जब हम मुड़ते हैं तो हमें 1 ओम का प्रतिरोध मिलता है, उसमें धारा I1 है। तो सिंपली मैंने क्या लिख लिया इसको, I1, 1 गुणे I1 ही होता है। और अब कोई इस लूप में प्रतिरोध नहीं है, अब बच गया विद्युत वाहक बल या सेल बच गया। तो हम देखिए यहां पर क्या चलेंगे, माइनस से प्लस पर जाएंगे ना। जब हम ऐसे घूमेंगे तो पहले क्या पड़ेगा, माइनस, फिर बाद में प्लस। तो इसलिए इसको क्या लेंगे, +10 वोल्ट। तो +10 वोल्ट को केवल 10 लिख लो, ठीक है। तो यहां पर देखिए समीकरण समझिए कि किसी भी बंद लूप में उपस्थित प्रतिरोध, ये सब क्या है, 4, 2, 1, ये सब क्या है, प्रतिरोध है। और उसके संगत धारा, मतलब कि उस प्रतिरोध में बहने वाली धारा, वो क्या कहलाएगी, उसकी संगत धारा। तो प्रतिरोध और उसके संगत धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, ये गुणनफल और उन सभी का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही आपका किरचॉफ के द्वितीय नियम का कथन है। तो इस प्रकार हमारा समीकरण 1 बन जाता है। इसको हम सरल कर लेते हैं। तो 4I2 + 2I2 + 2I3 + I1 बराबर 10, ठीक है। तो 4 और 2 6, I2 + 2I3 + I1 बराबर 10। तो यहां से हम I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 - 6I2 + 2I3, सॉरी माइनस ये भी होगा, ठीक है, पक्षांतर करने पर ये माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक समीकरण हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास कुल कितनी चर राशियां हैं, कुल 3 चर राशियां हैं, I1, I2, I3। तो आप गणित पढ़े हो, आपको पता होगा जितनी चर राशियां होंगी
उनको हल करने के लिए उतने समीकरण की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक समीकरण तो हमें मिल गया, दो और समीकरण चाहिए। तो दो और समीकरण के लिए दो और लूप चाहिए। तो दूसरा लूप हमारे सामने ये है ACDA। इसमें भी हम लोग कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ठीक है। तो दूसरा लूप यहां पर हम लोग मानते हैं कि बंद लूप ACDA में, ठीक है। तो चलना शुरू करें। पहले हम लोग विद्युत वाहक बल के बारे में बात ही नहीं करते हैं, बाद में बात करेंगे। पहले प्रतिरोधों की बात करें तो जब हम A से C की ओर बढ़ेंगे तो 1 ओम का प्रतिरोध मिलेगा और धारा उसमें इधर आ रही है, और हम किधर जा रहे हैं, A से C की ओर। तो इसलिए -I1 इंटू 1 ओम। तो 1 ओम को लिखने की जरूरत क्या है, केवल I1 लिख दे, क्योंकि 1 का गुणा I1 में करोगे I1 ही आएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 2 ओम का प्रतिरोध पड़ेगा, और 2 ओम के प्रतिरोध में हम लोग धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो इसीलिए प्लस 2 ओम का प्रतिरोध है, और धारा क्या है, I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक। अब इसके बाद D पर पहुंचेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर धारा विपरीत दिशा में होगी, तो -4 ओम का प्रतिरोध है, I1 माइनस I2, और फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि बीच में अब कोई प्रतिरोध नहीं है। अब बच गया क्या, सेल। तो जब हम ऐसे घूम के जाएंगे तो पहले प्लस पड़ेगा, फिर बाद में सेल का माइनस पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि जब आपका क्या हो, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो -E लेंगे। तो यहां कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। इसको भी सरल कर लेते हैं, तो आता है -I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 और -4I1 प्लस 4I2 बराबर -10। इस प्रकार से आ जाता है। तो I2 यहां पर है, पहले I1 को देख लीजिए कहां कहां है, 4 2 6 और 1 7, तो -7I1। I2 यहां है, I2 यहां है, तो +6I2 और I3 ये है 2I3 बराबर -10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चर राशियां हैं, तो 3 चर राशियों को हम लोग ऐसा समीकरण कर दें कि इसमें 2 चर राशियां हो। तो इसलिए हम समीकरण 1 का मान इसमें रख देते हैं। तो जब समीकरण 1 का मान रखेंगे तो 7 का गुणा होगा पूरे में, इस पूरे इधर की क्वांटिटी में, 7 दहा में 70 माइनस चिन्ह के साथ, चूंकि यहां पर -7I1 है, और फिर माइनस का गुणा माइनस प्लस, तो 7 छंग 42 I2, फिर माइनस प्लस 7 दूना 14I3, ठीक है, प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर -10। कैलकुलेशन जहां आपको नहीं समझ में आएगा, कॉपी कलम जरूर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर खुद से करिएगा, यही कैलकुलेशन आएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉपी कलम लेकर के आप वीडियो को जब भी हुआ करे, चाहे मेरा वीडियो हो या किसी दूसरे टीचर का वीडियो हो, आप कॉपी कलम के साथ ही वीडियो को देखिए, तभी उसका महत्व है, अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो 42I2 और 6 कितना हो जाएगा, 48I2, ठीक है। और उसके बाद आपका 14I3 और 2 16I3, इसको उधर पक्षांतर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 60, माइनस है उधर जाएगा प्लस होगा, 10 घटेगा तो 60 आ जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार का होगा। अगर हम 2 से भाग दें तो 24I2 प्लस 8I3 बराबर 30, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इसको 2 से और भाग दे सकते थे, लेकिन मैंने 2 से और नहीं भाग दिया है, उसका कारण अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीसरा लूप लेते हैं। तो तीसरा लूप कौन सा लेंगे, BEDCB, ठीक है। तो यहां लिखते हैं बंद लूप BEDCB में, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कैसे चलें, जैसे बाकियों में चलें इसे क्लॉकवाइज, जैसे इसमें भी चलते हैं। तो जब आप बी से चलना शुरू करते हो, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, यहां पर एक प्रतिरोध दिख रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, धारा नीचे आ रही है, तो इसलिए माइनस के साथ लेंगे, -2, और धारा क्या है, I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर ऊपर जाएंगे, धारा नीचे ही आ रही है, तो फिर से -2 और धारा क्या है, I2 प्लस I3 बराबर। अब ऐसे जब आओगे तो देखोगे पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ेगा, बाद में निगेटिव टर्मिनल पड़ेगा, तो -E यानी -5 वोल्ट।
तो दोनों पक्षों में माइनस है, माइनस कॉमन लेके हम काट देते हैं। ठीक है, काट दीजिएगा आप और 2 का अंदर गुणा कर दीजिए। तो 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1 प्लस 2i2 और प्लस 2i3 बराबर 5। मैंने माइनस कॉमन लेकर काट दिया है, कोई ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। और मैंने क्या किया, इस 2 का इसमें गुणा कर दिया, इस 2 का इसमें गुणा कर दिया। तो देखिए 2i2 और 2i2 मिल करके क्या हो जाएगा, 4i2 हो जाएगा। ठीक है, और 2i3 और 2i3 मिल करके आपका ये भी 4i3 हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस 2i1 बराबर 5। इस प्रकार से अब इसमें भी अगर हम i1 का मान रख दें समीकरण 1 से यहां पर भी, तो ये क्या होगा आपका 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2। ठीक है, 2i1, तो 10 का गुणा करोगे 2 में तो 20 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 दूना 12i2 और प्लस आपका 2 दूना 4i3 बराबर 5, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम यहां हल कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए कितना आया हमारा, 4 और 4i2 यहां पर है, 12i2 यहां पर है, तो कितना हो गया 16i2। ठीक है, और 4i3 यहां पर है, 4i3 यहां पर है, तो प्लस 8i3 माइनस 20 उधर है, उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, तो 5 से मिलकर 25 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या कर लें, समीकरण 2 को यहां लिख लेते हैं। कितना है, 24i2 प्लस 8i3 बराबर 30। ये समीकरण 2। तो 2 चर राशियां, 2 समीकरण, इनको हल करके i2 i3 का मान निकाल सकते हैं। तो माइनस 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 ये हो गया, कट गया। तो इसी वजह से हम यहां पर 2 का गुणा ही 2 से भाग ही दिए थे, 4 से भाग नहीं दिए थे, ताकि आगे चल के हमारा समीकरण क्या होगा, इसमें 8i3 से कट जाएगा। तो 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8i2। चूंकि 24 बड़ा है उसके साथ ऋण चिन्ह है इसलिए माइनस यहां लगाएंगे। 25 में से 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, और 30 बड़ा है उसके साथ माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस लगाएंगे। ये माइनस से माइनस काट दिए, तो i2 बराबर कितना आ गया, 5/8। i2 बराबर कितना आ गया, 5/8 एम्पियर। तो हमारी एक धारा i2 का मान आ गया। अब i2 का आ गया तो हमें i3 का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे 3 में चाहे 2 में मान रख के। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 में मान रखते हैं, तो यहां लिखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए 24 गुणे i2 का मान 5/8। ठीक है, और प्लस 8i3 बराबर 30। ठीक है, तो 8 त्रिक 24। ठीक है, और 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 8i3 बराबर 30 माइनस 15 बराबर 15। तो i3 बराबर क्या आ गया, 15/8 एम्पियर। i3 भी आ गया, i2 भी आ गया। तो i1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, i2 और i3 का मान। तो देखिए यहां पर ही हम हल करके बता देते हैं, 10 माइनस 6 इंटू i2, तो i2 का मान क्या है, 5/8, और फिर माइनस 2 इंटू i3 का मान कितना है, 15/8। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 5 6 30 और 15 दूना 30, तो यहां पर आपका आ जाएगा 80 माइनस 30 30 60/8, यानी 20/8। 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20 और 2, तो मतलब यहां पर i1 बराबर 5/2 एम्पियर। i1 i2 i3 तीनों आ गया। प्रश्न हमारा था कि प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो शाखा AB की बात करें तो शाखा AB यहां पर लिखते हैं AB में धारा कितनी है, i2 धारा है। AB में i2 धारा है और i2 का मान कितना आया है, 5/8, यानी AB में आपका 5/8 एम्पियर की धारा हो गई। ठीक है, AB के बाद हम लोग BC की बात करें तो i2 प्लस i3 है। BC में कितनी धारा है, i2 प्लस i3। तो i2 कितना था, 5/8, और i3 कितना है, 15/8। तो दोनों को जोड़ोगे तो 20/8 होगा, और 20/8 मतलब कितना हो गया, 4 से इसको भी काटो, 4 से इसको भी काटो,
तो 4 पंजे 20 और 4 दूना 8 यानी 5/2 एम्पियर। BC में कितनी धारा हो गई? 5/2 एम्पियर। BC के बाद CD में अगर बात करें तो यहां CD लिखते हैं, तो CD में धारा कितनी है? I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो I2 कितना है आपका? 5/8, I3 कितना है? 15/8 और I1 कितना है आपका? 5/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? सब लसा ले लो 8 यहां पर। ठीक है, तो 5 + 15 और 4 से गुणा करोगे 20, इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया यहां पर? ऊपर मतलब 0 आ जाएगा धारा। कितना आएगा? 0। 15 5 20 माइनस 20, तो 0/8 होगा, तो 0। CD में धारा कितनी होगी? इसमें कोई धारा नहीं होगी। ठीक है, अब बात होती है कि AD में कितनी धारा है। AD यहां पर लिखते हैं AD, तो AD में धारा कितनी हो गई? आप देखिए AD में धारा I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2 है। और I1 का मान कितना हम लोग निकाले थे? 5/2 और I2 का मान 5/8। तो लसा ले लो यहां पर 8, 4 का गुणा होगा 20, 5 चौक का 20 से 5 गया 15, यानी 15/8 एम्पियर हो गई। किसमें? AD में धारा। AD में धारा कितनी हो गई? 5/8 एम्पियर। ठीक है, तो AD में आ गया आपका, CD में आ गया, BC में आ गया, AB में आ गया। अभी बचा क्या है? AC। तो AC में धारा कितनी होगी? AC में धारा I1 है। AC में धारा कितनी है? I1, और I1 का मान कितना आया है? 5/2 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया? प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात कर लिया। ठीक है, और अगर आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आज का, मैंने किरचॉफ के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न जो समझाया है, आपको आ गया होगा। और इससे संबंधित और भी अगर आपके पास प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसका जवाब आप लोगों को अगले वीडियो में जरूर देंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।